हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए तो फटाफट से आज का जो भी करंट अफेयर है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो बिना किसी देरी के कॉपी पेन लेकर के बैठो और सारे नोट्स बनाते चलो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़, जो कि हिमाचल डे से जुड़ा हुआ है। अब आप ये बोलोगे कि हिमाचल का तो हमने ऑलरेडी बर्थडे जो है जनवरी में सेलिब्रेट किया हुआ है, बट ये भी फाउंडेशन डे है। मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। 15th ऑफ अप्रैल को हमने मनाया हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे, राइट। और 2025 में इसका 78th नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। तो ये बात है उस टाइम की जब 1948 में 30 प्रिंसली स्टेट्स को मिला करके मर्ज अप करके हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था, राइट। इसी वजह से इसी 15 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं हिमाचल डे के फॉर्म में। 2025 की अगर बात करें तो ये 78th नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है अपना। और जब इसे स्टेट बनाया गया था 15th ऑफ अप्रैल को केवल मर्ज अप करके हिमाचल प्रदेश को क्रिएट किया गया था। लेकिन जब इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था 25 ऑफ जनवरी 1971 में, तब ये भारत का 18वां स्टेट बना था, राइट। तो अब समझ में आ गया कि 25 ऑफ जनवरी को हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था, लेकिन 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश को मर्ज अप किया गया था, राइट। छोटे छोटे स्टेट्स को मिला करके मर्ज करके हिमाचल प्रदेश क्रिएट किया गया था। तो ये हो गई हिमाचल डे सेलिब्रेशन की बात। एट प्रेजेंट यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ का हिमालयन एरिया अगर आप देखोगे तो कौन कौन से रेंजेस हैं जो मेजरली यहाँ पर एक्सपैंडेड है। धौलाधर रेंज आपको यहाँ देखने मिलेगा, पीर पंजल रेंज देखने मिलेगा, जिसपे आपको रोहतांग टनल बना हुआ देखने मिलेगा, जिसे हम अटल टनल के नाम से जानते हैं, और इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर, राइट। पीर पंजल रेंज पे ही ये बना हुआ है। तो इस वाली न्यूज़ से आपको यही याद रखना है कि हिमाचल अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करता है, और इस बार 2025 में हमने सेलिब्रेट किया 78th नंबर का फाउंडेशन डे। अब हिमाचल की कैपिटल क्या है? 2 कैपिटल्स हैं, एक समर कैपिटल, एक विंटर कैपिटल, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, राइट? बढ़े अगली न्यूज़ की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो जुड़ा हुआ है बी आर अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी से। यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना। इस बार 135th नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई बी आर अम्बेडकर जी की। नाउ 2025 में 135th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई भीमराव अंबेडकर जी की। इनका जन्म हुआ था 14th ऑफ अप्रैल 1891 में मऊ नाम की जगह पर, जो कि लोकेटेड है महाराष्ट्र में। और इनकी डेथ हुई 6 ऑफ दिसंबर 1956 को। इनके डेथ को हम सेलिब्रेट करते हैं महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में, राइट। यही वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूं, पर मैं मरूंगा एज हिंदू नहीं। इस वजह से इन्होंने डेथ से कुछ समय पहले बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, और इनकी डेथ हुई थी 6 ऑफ दिसंबर को। इसी वजह से हम इस दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नाउ ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था। 7 मेंबर की ये कमेटी थी। उस कमेटी को हेड भी बी आर अम्बेडकर जी ने किया। बी आर अम्बेडकर जी ने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 32 को कहा कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी ने एक पैक्ट साइन किया था, जिस पैक्ट को हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। साथ ही जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे विद ब्रिटिशर्स, उन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बी आर अम्बेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया और इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर बने। बी आर अम्बेडकर जी का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप देखोगे तो लातुर महाराष्ट्र में बी आर अम्बेडकर जी का एक स्टैचू भी अनवील किया गया है अभी कुछ ही दिनों पहले, जिस स्टैचू को हम स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं। तो इतनी बातें आपको बी आर अम्बेडकर जी के बारे में एकदम रट लेनी है। बहुत सारे इनके जनरल्स भी हैं, जैसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती हूँ आपको। वेटिंग फॉर वीजा, एक ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मूक नायक, एक ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इनके जर्नल्स और किताबें हैं जो बी आर अम्बेडकर जी ने लिखी थी, राइट। अब बी आर अम्बेडकर जी का बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया तो बहुत सारे स्टेट्स ने ऑल अक्रॉस द इंडिया कुछ कुछ चीजें अपने यहाँ पर लॉन्च की हैं, जिनमें से पहला स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना ने क्या किया? तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जिसे फॉर्म किया गया था 2 जून 2014 में। जब तेलंगाना को बनाया गया था, स्टेट का दर्जा दिया गया था, तब ये 29th नंबर का स्टेट बना था भारत का। एट प्रेजेंट यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी और गवर्नर है जिष्णु देव। तेलंगाना ने
बी आर अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी पर एक इंट्रोड्यूस किया है बिल, जिस बिल में 15% रिजर्वेशन ये देने की बात कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट को। लेकिन तेलंगाना ही सबसे पहला स्टेट भी बन चुका है जिसने शेड्यूल कास्ट में भी सब कैटेगरीज को डिवाइड किया है, राइट। और ऐसा करने वाला तेलंगाना पहला स्टेट बना है। अब इन्होंने जो सब कैटेगरी डिवाइड की है, 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है और 3 पार्ट में ही इसी तरीके से रिजर्वेशन को भी ये प्रोवाइड करेंगे। जो 15 कम्युनिटीज हैं, उनको 1% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये सारी कम्युनिटीज शेड्यूल कास्ट के अंडर में ही आती हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, नाम हमें नहीं याद रखना, बस इतना नंबर याद रखो कि 15 कम्युनिटीज को 1% रिजर्वेशन दिया जाएगा, 18 कम्युनिटीज को 9% रिजर्वेशन, 26 कम्युनिटीज को 5% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस तरीके से इन्होंने सब कैटेगराइज किया है रिजर्वेशन को, और ऐसा करने वाला तेलंगाना बन चुका है भारत का सबसे पहला स्टेट, राइट? याद रहेगा। और क्या हुआ है, जो पूरा बिल पेश किया गया, इस बिल को बनाने के लिए एक कमीशन को सेटअप किया गया था, जिस कमिटी को हेड किया था शमीम अख्तर ने। ये नाम आपको याद रखना है। कब अनाउंसमेंट हुआ? जब 135th नंबर की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी बी आर अम्बेडकर जी की। कब? 14th ऑफ अप्रैल 2025 में। कुछ और भी कमीशंस हैं जो करेंटली शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के लिए काम कर रही हैं, और ये अपने आने वाले टाइम में अपने रिपोर्ट को ये सबमिट करने वाले हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, और प्रेसिडेंट के पास भी ये पेश करेंगे। तो कुछ जो कमिटीज बनाई गई उन्हें हेड कौन-कौन कर रहा है, उनके नाम मैं आपको बताती हूँ। एक कमेटी जिन्हें हेड कर रही हैं उषा मेहरा, दूसरी कमेटी जिन्हें हेड कर रहे हैं रामचंद्र सिंह, तीसरी कमेटी जिसे हेड कर रहे हैं लोकुर, जो जज है वो, तो इसे लोकुर कमीशन का नाम दिया गया है। तो ये 3 कमिटीज़ अभी करेंटली काम कर रही हैं रिपोर्ट्स पे, और ये आने वाले टाइम में अपने रिपोर्ट्स को सबमिट करेंगी, राइट? तो दिस इज़ द न्यूज़ ऑफ सब कैटेगराइज़ेशन। तेलंगाना ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पहली-पहली चीज़ होती है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ऑटोमैटिकली हो जाती है। कुछ और भी स्टेट्स हैं, जिन्होंने कुछ और चीज़ें भी लॉन्च की हैं, जब बी आर अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, तो ये है हरियाणा। मोदी जी ने हरियाणा को विजिट किया था उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, जब बी आर अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई 14th ऑफ अप्रैल को। और मोदी जी ने जब विजिट किया था, तो इन्होंने हरियाणा में टोटल 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ठीक है? तो सबसे पहला क्या लॉन्च किया है? 3 चीज़ें टोटल लॉन्च की हैं इन्होंने हरियाणा में। सबसे पहला क्या लॉन्च किया है? दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी यूनिट को इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया। ये जो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट है, आप नाम से बिल्कुल नहीं याद रख पाओगे कि ये कहाँ का थर्मल पावर प्लांट है, राइट? इस वजह से अब आया है न्यूज़ में, तो डेफिनिटली अगर क्वेश्चन बनता है कि ये पावर प्लांट कहाँ पर है, तो हरियाणा में है, ठीक है? आप बता लोगे। ऑलरेडी इसकी 2 यूनिट्स काम कर रही थी, 300 मेगावाट की एक-एक यूनिट्स, मतलब टोटल अगर आप मिला लो दोनों यूनिट्स, तो 600 मेगावाट की ये थर्मल प्लांट की यूनिट ऑलरेडी काम कर रही थी। लेकिन इन्होंने जो तीसरा यूनिट अनवील किया है, इनॉग्रेट किया है, वो 200 मेगावाट की बिजली को जनरेट करेगा, ठीक है? कहाँ पर इन्होंने इनॉग्रेट किया है? यमुनानगर, हरियाणा में। दूसरा क्या प्रोजेक्ट है? टोटल मैंने प्रोजेक्ट का कॉस्ट बताया कि 10,000 करोड़ का मोदी जी ने पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उसके बाद मोदी जी ने लॉन्च किया यहाँ का एक एयरपोर्ट है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, जिससे अब कनेक्ट किया जाएगा वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो कि अयोध्या में लोकेटेड है। दूसरी तो ये चीज़ इन्होंने की। तीसरा क्या किया? रेवरी बाईपास, इसे इनॉग्रेट किया है। ये लोकेटेड है यमुनानगर, हरियाणा में। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स को मोदी जी ने जब हरियाणा विजिट किया 14th ऑफ अप्रैल को बी आर अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी पे, ये तीनों प्रोजेक्ट को यहाँ पे अनवील किया। अब जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा के सीएम एट प्रेजेंट कौन है? नायाब सिंह सैनी जी। अभी हरियाणा में रिसेंटली मार्च के एंड में मैंने आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ पे चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? जिंद से लेके सोनीपत तक, राइट? ताऊ से पूछो नाम का एक कैंपेन था, ये भी हरियाणा में लॉन्च किया गया, और सेंट्रल व्हीट सेंटर भी आपको कहाँ पर देखने मिलेगा? हरियाणा में मिलेगा। सो ये न्यूज़ हरियाणा से जुड़ी हुई थी। एक और स्टेट है जिसने बी आर अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी पे कुछ लॉन्च किया है, उसके बारे में भी जानते हैं। ये स्टेट है मध्य प्रदेश। इन्होंने अनवील किया है एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य, ठीक है? एमपी के सीएम मोहन यादव जी ने ये अनाउंसमेंट किया।
कि हम एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सागर डिस्ट्रिक्ट में। किस ओकेजन पे? क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी की 135वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, इस वजह से। ठीक है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को और ज्यादा एनहांसमेंट मिल सके। और अगर आप देखोगे तो एमपी में टोटल 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि 58th नंबर का टाइगर रिजर्व भी यहीं पे बना हुआ है, जिस टाइगर रिजर्व को हम माधव टाइगर रिजर्व के नाम से जानेंगे। ओके, नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज। ये जुड़ा हुआ है एक स्कीम के साथ। उस स्कीम का नाम है आयुष्मान भारत स्कीम। ये ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उन्होंने अपने यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। ओडिशा में भी अब तक नहीं था, लेकिन अब ओडिशा में जब बीजेपी की सरकार आ चुकी है, तो यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने इन द प्रेजेंस ऑफ ओडिशा के सीएम, जिनका नाम है मोहन चरण मांझी जी, लॉन्च कर दिया है आयुष्मान भारत स्कीम को। और ऐसा करने वाला ओडिशा 34वां यानी कि 34th नंबर का स्टेट बना है। अब आप बोलोगे कि दिल्ली भी तो लॉन्च किया था। यस, दिल्ली लॉन्च किया था। ओडिशा में इसको लॉन्च करने की बात पहले ही कही गई थी, दिल्ली से भी पहले। इसीलिए ओडिशा 34वां स्टेट बना है और दिल्ली को 35th नंबर पे रखा गया है, क्योंकि दिल्ली में जब इलेक्शंस हुए, जब यहाँ पे सरकार बनी, उसके बाद जाकर के यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है। तो सीक्वेंस आप याद रखना। ओडिशा में आयुष्मान भारत से पहले कौन सी योजना चल रही थी? तो वो योजना थी गोपा बंधु जन आरोग्य योजना। यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही थी स्टेट के तरफ से, लेकिन अब यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आयुष्मान भारत स्कीम की भी सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। और तो और ये दोनों ही स्कीम को मर्ज अप कर दिया गया है, आयुष्मान भारत स्कीम प्लस गोपा बंधु योजना, इसको भी। एक और स्कीम आयुष्मान वय वंदना योजना, जो कि स्पेशली विमेन्स के लिए है, इसको भी ओडिशा में लॉन्च कर दिया गया है लगे हाथ। तो ये तीनों आप याद रखना, कौन से नंबर का स्टेट बना है, क्या बना है। और एक चीज, आयुष्मान जो पीएम जय योजना है, जन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान योजना के नाम से जानते हैं, इसे लॉन्च किया गया था 2018 में बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ। एक डे, जिस डे को हम बोलते हैं सियाचिन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये बात है 13 अप्रैल 1984 की, जब हमारी इंडियन मिलिट्री सर्विसेज ने, हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च किया था, जब सियाचिन में बैटल हुई थी चाइना के साथ। सियाचिन एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। और 2025 में हमने सेलिब्रेट किया 41st नंबर की एनिवर्सरी सियाचिन दिवस की। सियाचिन में आपको काराकोरम रेंज देखने मिलेगा हिमालय का, जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। साथ ही यहाँ पे एक नदी मिलेगी नुब्रा रिवर के नाम से, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी की ये सहायक नदी है। चेतक हेलीकॉप्टर को सियाचिन ग्लेशियर, यानी सॉरी सियाचिन जगह जो है, वहां पर चेतक हेलीकॉप्टर को लैंड भी कराया गया है। सबसे पहली फीमेल अपॉइंट की गई थी सियाचिन में, जिनका नाम है शिवा चौहान। यहाँ पे एक वैली है जिसका नाम है सक्शगम। सो दिस इज रिलेटेड टू सियाचिन। याद रहेगा। सियाचिन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 13 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार 41st नंबर की इसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। राइट। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ, जो कि डिफेंस से जुड़ी हुई है। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हाल ही में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का छठा एडिशन कंडक्ट कराया गया, जिस एक्सरसाइज का नाम है डस्क्लिक। राइट। कहाँ पर इसे कंडक्ट कराया गया? औंध नाम की जगह, जो कि लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में। 15 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो चुकी है, 28 अप्रैल तक ये एक्सरसाइज चलेगी, तब इसका समापन होगा। सबसे पहले एडिशन कब इसे कमेंस किया गया था, कब पहला एडिशन एक्सरसाइज का कंडक्ट हुआ था? तो 2019 में। 2023 में उत्तराखंड में इसे कंडक्ट कराया गया था। 2024 में उज्बेकिस्तान ने इसे होस्ट किया था। 2025 में पुणे में इसे होस्ट किया गया। तो ये पूरा सीक्वेंस है, कहाँ पर कब किसने होस्ट किया। अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे सीक्वेंस है, एक बार इंडिया होस्ट कर रहा है तो एक बार उज्बेकिस्तान होस्ट कर रहा है। एम एक ही है, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज होती है उसका एम एक ही होता है, टेररिज्म को काउंटर करना। राइट। तो कौन सा एडिशन है, कब से शुरुआत हुई, कहाँ कंडक्ट हुआ, कौन से देश के साथ भारत ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है, ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। उज्बेकिस्तान की मैप को भी आप देख लो। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया की कंट्री है, जो कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान,
अफ़गानिस्तान, इन सब से ये क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही में आपको एरएलसी देखने को मिल रहा है, एरएलसी जो कि अब सूख रहा है। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद और करेंसी है सोम एट प्रेज़ेंट यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड में अगर आप देखो तो नंबर 1 चेस प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं। ये बिलॉन्ग करते हैं नॉर्वे से। नॉर्वे जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। चेस चैंपियन ये काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, वर्ल्ड नंबर 1 में इनकी रैंकिंग है। तो इन्होंने एक चैंपियनशिप चल रहा था पेरिस, फ्रांस में उसे होस्ट किया जा रहा था, उस चैंपियनशिप को इन्होंने जीत लिया है। हराया किसे है? हिकारू नाकामुरा को जो कि सेकंड नंबर के वर्ल्ड चेस प्लेयर हैं। ठीक है? इन्होंने इनको डिफीट किया है। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? अर्जुन ने पार्टिसिपेट किया और इनकी रैंकिंग यहाँ पर चैंपियनशिप में 5th रही। तो आपको इनका नाम याद रखना है, कौन-सी चैंपियनशिप इन्होंने जीती है और कहाँ से ये बिलॉन्ग करते हैं। किसे हराया है अगर आप वो नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा, दैट्स ओके। नेक्स्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। इंग्लैंड के क्रिकेटर, फास्ट बॉलर, यूनाइटेड किंगडम के जिनका नाम है जेम्स एंडरसन, इन्हें नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है और अब इनका नाम हो जाएगा सर जेम्स एंडरसन, क्योंकि नाइटहुड उपाधि किसी को भी दी जाती है तो उनके नाम के आगे सर लगाते हैं, राइट? ये अवार्ड देता कौन है? इंग्लैंड देता है। और जेम्स एंडरसन का नाम सजेस्ट किसने किया था? तो इंग्लैंड के जो फॉर्मर सॉरी यूके के जो फॉर्मर पीएम हैं ऋषि सुनक, जो इंडियन ओरिजिन के थे, उन्होंने इनके नाम को सजेस्ट किया था। आप सभी को याद होगा जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1990 13th ऑफ अप्रैल को, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटाया था। याद है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। जब ये मैसेकेयर हुआ था, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी बुरी तरीके से वहाँ पर लोगों के ऊपर फायरिंग की थी। इन्होंने अपनी इस उपाधि को लौटा दिया था। सो दिस इज़ अबाउट द टुडेज़ करंट अफेयर। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको ये कैसा लग रहा है। एंड प्लीज टेंशन नहीं लिया करो, सारी न्यूज़ कवर होंगे विदाउट एनी टेंशन, जस्ट चिल एंड बस आप पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, दैट्स इट। और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में बताया करो। दैट्स ऑल आई वांट एंड दैट्स इट फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।